स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में। आज जो क्लासेस हैं वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के लिए, आप किसी भी ट्रेड से हैं, अगर आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए क्लासेस हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर के सभी बच्चों के लिए। प्लस वो ट्रेड जो 1 ईयर वाली होती हैं, जिनका कोर्स सिर्फ 1 साल का होता है, उनके लिए भी यही आपका कोर्स रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फिलहाल आज की क्लास है हमारी 5th। इसके पहले हमने 4 क्लासेज ऑलरेडी आपको करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक प्लेलिस्ट होगा, एक लिंक होगी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर, उस पर क्लिक करेंगे तो क्लास 1, 2, 3, 4 इस तरह से आपको सीरियल वाइज मिल जाएगी। चलिए, जो टॉपिक है, किस टॉपिक से ये सब क्वेश्चंस हैं, तो जो क्वेश्चन रिलेट करते हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल या एंटरप्रेन्योरशिप का जो चैप्टर है उससे ये क्वेश्चंस रिलेट करते हैं। और देखेंगे जैसे जैसे पहली क्लास होगी तो उसमें कोई और चैप्टर होगा जिससे रिलेट करते होंगे क्वेश्चन। तो अलग अलग लगभग जो क्लासेस हैं अलग अलग टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आज जो क्वेश्चन है वो हम लोग शुरू करने से पहले आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बीच में आने वाले हैं क्वेश्चन के, तो उनको मैं शुरू में ही एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको समझा दूंगा, तो जिससे क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। फिलहाल ये जो वेबसाइट है वो आपके काफी काम आ सकती है, globaliti.org, जहां पर आपको समय समय पर अपडेटेड सिलेबस, क्वेश्चन बैंक वगैरह जो भी हो सकता है वो हम मुहैया कराते रहते हैं, तो आप इसको जरूर चेक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आपके सामने एक यहां पर लोगो बना हुआ है, इसको हम देखें, अगर इससे लिखें MSME। अगर आपको एक क्वेश्चन मिले और इसमें पूछा जाए कि MSME क्या है, यानी MSME का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चन तो होते नहीं। तो जो MSME होता है उसका फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ये क्या है, एक हमारा मंत्रालय है। कई जगहों पर आपको इतना ही, सिर्फ MSME का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो इतना अगर आपको मिल रहा है, अदरवाइज कई जगहों पर आपको मिनिस्ट्री ऑफ लिखा हुआ रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ। ठीक है, इसी चीज का मंत्रालय, भारत सरकार का एक मंत्रालय, जैसे जितने भी विभाग होते हैं सबका एक मंत्रालय होता है। जैसे कौशल विकास जो हमारा मंत्रालय है, कौशल विकास का, उसके अंतर्गत आईटीआई कॉलेजेस चलते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो मंत्रालय है, एक उसका पूरा नाम है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। तो सिर्फ अगर आप MSME का फुल फॉर्म पूछता है तो ये इतना एरिया आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसका काम क्या है, देश में छोटे से लेकर, जैसे माइक्रो मतलब बहुत छोटा, स्मॉल मतलब छोटा, मीडियम मतलब बीच का, यानी 3 प्रकार के जो बिजनेस है, फैक्ट्रीज हैं, वर्कशॉप है, इंडस्ट्रीज हैं, उनका सेटअप करने का जो पूरा प्रोसीजर है इन्हीं के माध्यम से होता है। ठीक है, उनका रजिस्ट्रेशन हो गया, उनका लाइसेंस मिलना, जैसे कोई भी काम आप ऐसे तो नहीं कर सकते, फैक्ट्री चलाना है तो उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो 3 प्रकार की जो इंटरप्राइजेज यानी इंडस्ट्रीज हैं, कोई भी आप वर्क कर रहे हैं सर्विस या प्रोडक्शन से रिलेटेड, कौन कौन से, माइक्रो यानी बहुत छोटा, स्मॉल यानी छोटा, और मीडियम लेवल की जो इंटरप्राइजेज हैं वो सब इस मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। ये आपको आगे क्वेश्चन मिलेगा इससे रिलेटेड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैंने फुल फॉर्म बता दिया क्या है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ओके, चलिए नेक्स्ट है, यहां पर आप देख रहे होंगे स्टैंड अप इंडिया। क्या लिखा हुआ है, स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। ये एक भारत सरकार की स्कीम है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली बहुत सी स्कीम आपको पता होगा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, उसके अलावा फसल बीमा, बहुत सारी स्कीम है लगभग जो सरकार होती हैं अपनी तरह से चलाती रहती हैं। आपने मनरेगा वगैरह भी पहले सुना होगा, या फिर जैसे यूपी में आपका युवा सशक्तिकरण के लिए लैपटॉप की जो योजना है, टैबलेट का, मतलब समय समय पर ढेर सारी योजनाएं सरकार की तरफ से चलती हैं। तो उन्हीं में से एक योजना है जिसको बोला जाता है स्टैंड अप इंडिया। और ये योजना किसके लिए चलाई जाती है ये जानना जरूरी है। इंपावरिंग SC, ST एंड वोमेन अंडर स्टैंड अप इंडिया, यानी ये स्कीम किसके लिए चलाई जाती है, ये स्कीम चलाई जाती है ऐसे कैंडिडेट के लिए जो SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ST कैंडिडेट हों, और जो महिलाएं हैं, ठीक है, उनके लिए ये स्कीम है। यानी ये जो स्कीम बनाई गई है इसमें 3 तरह के लोगों को फायदा दिया जाता है, 1, 2, 3, तीनों के नाम मैंने लिख दिया। और इनके तहत इनको क्या किया जाता है, इनको लोन दिया जाता है, जिससे इस कैटेगरी में अगर आप हैं तो आप बिजनेस वगैरह अपना रोजगार कर सकें। और कितना लोन दिया जाता है ये भी ध्यान देने वाली बात है। फिलहाल सबसे पहले तो आपको पता चल जाएगा किसके लिए है, ये SC, ST और वुमेन्स के लिए एक स्कीम है भारत सरकार द्वारा, जिसको स्टैंड अप इंडिया बोला जाता है।
ठीक है। स्टैंड अप इंडिया मतलब खड़े होने की बात हो रही है, यानी अपने पैरों पर खड़े होने की, रोजगार करने, बिजनेस करने की बात हो रही है। उसके बाद ये जो कहां तक लोन कितना रहता है, लोन मिलता है, तो इसमें जो है 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का, ठीक है, 1 करोड़ रुपए तक का जो लोन है वो होता है। अब वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार का आपका सेटअप है, कितना आप करना चाह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 10 लाख से 1 लाख के बीच जो है, यानी 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, 14, 15, 50 लाख, इस तरह से अधिकतम, कम से कम जो है 1 लाख का है हिसाब, और अधिकतम जो है 1 करोड़ से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा इस स्कीम के अंतर्गत। और SC ST कैंडिडेट और महिला कैंडिडेट के लिए ग्रीन फील्ड क्या है, सेटिंग अप ग्रीन फील्ड इंटरप्राइजेज इन मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेडिंग, बिजनेस सेक्टर्स के लिए नए सेटअप की बात हो रही है, सेटिंग अप, ठीक है, यानी नया शुरुआत करना है बिजनेस वगैरह, उसके लिए स्कीम चलाई जाती है। तो मैंने ये बता दिया कि स्कीम किसके लिए है और इस स्कीम के अंतर्गत कितनी आपको क्या मिलने वाले हैं, फाइनेंस मिलता है, यानी कितना आपको पैसा इसके अंतर्गत मिलता है, ठीक है, लोन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए एक चीज और सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप ITI फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो मैंने खुद एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का कोर्स आप लोगों के लिए तैयार किया है। लगभग उसमें 60 के अराउंड में, 60-65 के बीच में लेक्चर्स हैं, रिकॉर्डेड है पहले से। मैंने इसी प्रकार से वहां पर चीजों को पढ़ाया है, पिक्चर्स की सहायता से और उसके अलावा चार्ट की सहायता से पूरी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मैंने पढ़ाई है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, सच में आपको कुछ सीखने को मिलेगा। एम्प्लॉयबिलिटी एक पढ़ने के तौर पे तो आप पढ़ोगे ही, लेकिन रियल लाइफ एग्जांपल्स मैंने उसमें दिए हैं, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, रोजगार, ये सब चीजें उसमें मैंने सिखाने बताने की कोशिश की है, प्लस अपने अनुभव भी शेयर किए हैं। मैंने जो एग्जांपल्स हैं वो बुक वाले एग्जांपल नहीं दिए हैं, मैंने खुद के एग्जांपल दिए हैं, जो मैंने खुद इन चीजों को सोचा समझा देखा है ना। तो आप चाहो तो ग्लोबल ITI मोबाइल ऐप पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर का कोर्स जरूर ज्वाइन करना अगर आप इंटरेस्टेड है। एक कैंडिडेट, देखिए कैंडिडेट 2 प्रकार के होते हैं। एक कैंडिडेट सिर्फ टारगेट रहता है एग्जाम किसी प्रकार से पास करना, सर्टिफिकेट ले जाना, तो वो तो मुझे पता है कि इसके लिए बहुत ज्यादा उनको थोड़ा और लग रहा होगा कि क्या बता रहे। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने फ्यूचर आगे की चीजों के लिए सीरियस रहते हैं और हर कदम पे वो सीखते हुए चलते हैं। और सच में सफल वही होते हैं जो थोड़ा ही सही लेकिन हमेशा सीखते रहते हैं, हमेशा सीखते रहते हैं, मतलब अपना लेवल अप करते रहते हैं, अपने आप की स्किल और अपनी नॉलेज बढ़ाते रहते हैं। जैसे उनका ये नॉलेज और स्किल बढ़ती है उसी तरह से उनकी ग्रोथ भी होती है, ठीक है। सर्टिफिकेट लेके आप फ्लैट रह सकते हैं, ठीक है, सिर्फ सर्टिफिकेट लेने से बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं मिलती है। तो मैं जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप लोग कोर्स जरूर ज्वाइन करें, और मैंने खुद पढ़ाया है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि काफी मेहनत मैंने किया है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के नाम से ग्लोबल ITI मोबाइल ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां पर आपको कोर्स मिलेगा। चलिए फिलहाल यहां पर देखते हैं, और जो बच्चे ज्वाइन किए उनको ये क्वेश्चंस करने में काफी मजा आने वाला है, क्योंकि उनको एकदम समझ में आएगा कि यार ये तो बहुत आसान चीज है। स्मार्ट एक शब्द होता है SMART। कई बार आपसे स्मार्ट का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, या फिर स्मार्ट के एक शब्द का, हर शब्द की अलग मीनिंग है, ठीक है। और ये भी इस्तेमाल किया जाता है बिजनेस में, इस्तेमाल किया जाने वाला है। अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या कोई बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, तो वहां पर ये एक क्या है, एक रूल है, एक स्ट्रेटजी है जिसको हम लागू करते हैं। ये मैं चीजें यहाँ पर बता रहा हूं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें है, बहुत मिक्स क्वेश्चन है, तो कई सारे टॉपिक हैं इसमें, तो मैं सारे टॉपिक आपको यहीं क्लियर कर दे रहा हूं कि बहुत से बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं ना जो इंटरेस्ट के साथ क्लास देखते हैं तो उनको मजा आएगा, ये चीजें सीख लेंगे पहले ही, फिर क्वेश्चन ऐसे कट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर स्मार्ट का मतलब होता है कि अगर हम कोई बिजनेस या कुछ शुरू कर रहे हैं तो एस का मतलब होता है स्पेसिफिक। में भी आपको दिख रहा होगा, फिर भी मैं एक बार कैमरा साइड में जाकर देख लेता हूं, ठीक है, दिख रहा। एस का जो फुल फॉर्म, एस का जो मतलब होता है इस शब्द का, इसका होता है स्पेसिफिक। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, स्पेसिफिक। एम का मतलब होता है मेजरेबल, ठीक है। स्पेसिफिक मतलब कोई पर्टिकुलर, कहते हैं ना कि कुछ अलग, स्पेसिफिक, ठीक है। मेजरेबल मतलब जिसको मापा जा सके, ठीक है। जैसे हमने कह दिया कि यार मेरा घर तो बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ा क्या मतलब, आप ऐसी चीज बताइए जो रियल में, कई बार लोग कहते हैं ना कि बहुत बड़ा घर है, मतलब बहुत बड़ा है, या बहुत सारा खेत है, कितना है, तो आप एक ऐसी बात बोलिए जो मेजरेबल हो। आप ये कह सकते हैं कि 3000 स्क्वायर फीट का मेरा घर है, या आप कह सकते हैं कि 10 बीघा मेरे पास खेत है। मतलब जो भी आप क्वांटिटी या जो आप बिजनेस प्लान कर रहे हैं, ऐसी चीजें आप वहां पर बोलिए या ऐसी प्लानिंग करिए जिसको सच में मापा जा सके। ऐसा ना हो कि ख्याली पुलाव हो, है ना, कि बहुत अमीर बनना है, कितना बनना है। एक टारगेट होना चाहिए ना कि जिसको नापा, मेजर किया जा सके कि हाँ ये हमें इतना कमाना है, हमें इतनी की सैलरी चाहिए, ये चीजें, ठीक है। अटेनेबल, ठीक है। अटेनेबल मतलब वर्क टुवर्ड अ गोल दैट इज चैलेंजिंग बट पॉसिबल।
मतलब ऐसी चीज करना है कि जो पॉसिबल हो, ठीक है, ऐसी बातें करना है कि जो ऐसे बिजनेस में ऐसे टारगेट रखना है जो पॉसिबल। अगर आप मान लीजिए एक बिजनेस कर रहे हैं तो आपको टारगेट रखना है कि दिन भर में मैं 100 मोबाइल फोन बनाऊंगा, ठीक है, मेरे 10 लोग काम कर रहे हैं मेरे साथ, तो इनको टारगेट देंगे कि आप दिन भर में 100 मोबाइल फोन बनने चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप बोल दिए कि दिन भर में आप जो है 50,000 मोबाइल फोन बनाओ, क्या वो पॉसिबल है? नहीं। तो आपको जो टारगेट रखना है अपना, ऐसा रखना है कि जो पॉसिबल हो और रियलिस्टिक हो, जो रियल में हो सके, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कुछ ऐसा सोच लो कि मैं ऐसा मोबाइल फोन बनाऊंगा जो एक दिन बैटरी चार्ज होगी 6 महीना चलेगा, ये तो ऐसे ही हवाई पुलाव हो गया ना। आपको ऐसा सोचना है कि दूसरी मोबाइल फोन अगर 4 घंटे बैकअप दे रही है तो मैं ऐसा बनाऊं कि मेरा फोन 5 घंटे बैकअप दे, मतलब रियलिस्टिक, जो हो सके, ऐसी सोच और ऐसा आपको रखना है, ठीक है, कि आप क्या कर सकते हैं, आप क्या जानते हैं, आपकी टीम कितना काम कर सकती है, उस प्रकार का आपका टारगेट होना चाहिए। रियलिस्टिक, इस शब्दों का आप ये जरूर देंगे, ऐसे स्पेसिफिक, एम से मेजरेबल, अटेंडेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। मतलब अगर काम करना है तो टाइम के अंदर हो। जैसे आपको बिजनेस शुरू करना है तो अपना सेट करिए कि मैं फरवरी लास्ट तक, जनवरी के मंथ तक या 2024 तक मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा। ऐसा नहीं, कुछ लोग बस सोचते रहते हैं मैं बिजनेस करूंगा, मैं बिजनेस करूंगा, 2020 में सोचते हैं, 21 आ जाता है, 21 में सोचते हैं, 22 आता है, ऐसे सोचते सोचते 2030 में चले जाते हैं, फिर कहते हैं लेट हो गया। जैसे पढ़ने वाले भी बच्चे होते, बहुत से बच्चे कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, उनका कल कभी नहीं आता, ठीक है। तो आपको टाइम बाउंड होना बहुत जरूरी है कि लिमिट सेट करिए कि मैं इतने दिन में करना है मुझे ये। जैसे आप अपना डिसाइड कर लीजिए कि मुझे अगर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपको पढ़ना है, 20 दिन में कंप्लीट करना है सिलेबस, आप कर सकते हैं, टारगेट लेके चलिए। हाँ, लेकिन अगर आप ये टारगेट बना देते हैं कि मैं 2 दिन में एम्प्लॉयबिलिटी पढ़ लूंगा पूरा, तो ये तो असंभव है ना, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि आप फॉर्मेलिटी करेंगे फिर। तो यही चीजें हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब आप समझ ले, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेंडेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। ये मैंने इसलिए बता दिया, क्यों? क्योंकि आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन, अब समय यहाँ कम लगेगा आपका। What is the expansion of MSME? MSME का फुल फॉर्म पूछ रहा है। शुरू में ही मैंने लोगो दिखाया था और आपको बता दिया था क्या MSME का मैंने फुल फॉर्म बताया था, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। बाकी किसी में देखेंगे आप तो इनमें आपको सभी शब्द नहीं मिल रहे हैं, थोड़ा बहुत कम ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो यहां पर फिलहाल आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। नेक्स्ट है आपका स्टैंड अप इंडिया सपोर्ट एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जो लोग बिजनेस या कोई रोजगार शुरू करना चाहते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, हिंदी में उद्यमिता कहते हैं, और उसी को एंटरप्रेन्योरशिप इंग्लिश में बोला जाता है। तो ये कह रहे हैं कि किसके लिए है स्टैंड अप इंडिया। मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, वोमेन SC ST कम्युनिटी, यहाँ पर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ SC ST कम्युनिटी, मिनिस्ट्री नहीं है ये, सीनियर सिटीजन के लिए भी नहीं है, यहाँ पर नहीं। हमने शुरू में ही आपको बता दिया था कि जो स्टैंड अप इंडिया है वो किसके लिए है, महिलाओं के लिए है और SC ST कैंडिडेट के लिए है, बढ़ावा देने के लिए, उनको रोजगार वगैरह स्टार्ट करने के लिए। तो इसका भी आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। शुरू में अगर आपने वीडियो भगा दिया होगा तब आपको शायद न समझ में। हाउ मच बैंक लोन द स्टैंड अप इंडिया स्कीम ऑफर फॉर सेटिंग अप। कह रहे हैं कि जब हम क्या कर रहे हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, नया सेटअप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत इस स्कीम के अंतर्गत कितना लोन मिलता है। तो मैंने आपको बताया था कि 10 लाख से 1 करोड़ के बीच जो है क्या मिलता है, हमें लोन इस स्कीम के अंतर्गत मिलता है। मैं अब यहां ज्यादा समय इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि शुरू मैंने सब चीजें आपको बता दी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे। MSME इंकरेज, MSME बढ़ावा देता है, किसको बढ़ावा देता है, कह रहे हैं कि देश में जनसंख्या को बढ़ावा देता है, नहीं, विद्यालय एजुकेशन को नहीं, किसको बढ़ावा देता है, रोजगार को बढ़ावा देता है, बिजनेस को बढ़ावा देता है, आजीविका मतलब पैसा कमाने के साधन, इसको बढ़ावा देता है। MSME किसके लिए था, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, मतलब मैंने आपको बताया था बहुत छोटी और मीडियम इंटरप्राइजेज को सेटअप करने के लिए ये मंत्रालय बना हुआ है हमारा। तो इससे क्या होगा, जब हमारा नए रोजगार, नए सेटअप तैयार होंगे तो क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, रोजगार होगा, रोजगार बढ़ेगा, है ना, बिजनेस बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, आजीविका के साधन आएंगे। तो ऐसे में आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज गुड मेथड
टू इंटरेक्ट विद कस्टमर सर्वे। ठीक है, अगर आप सर्वे कर रहे हैं ग्राहक के साथ बातचीत करते समय, तरीका इसमें से पूछ रहे हैं कौन सा अच्छा तरीका है। देखिए सर्वे करने का मतलब क्या होगा, आपने भी देखा होगा कि सर्वे का मतलब होता है कि अगर आपके यहाँ कोई 50 लोग आए, 50 लोगों को आपने अपना एक प्रोडक्ट बेचा, अब 50 लोगों को दिया इस्तेमाल करने के लिए, अब 50 लोगों से राय लीजिए कि जो प्रोडक्ट है आपका कैसा लगा। 50 लोग अपनी अलग अलग राय देंगे कि मुझे इसमें ये अच्छा लगा, कुछ लोग कहेंगे मुझे इसमें बुरा लगा, ये चीज अच्छाई बुराई दोनों बताएंगे, है ना। तो जब लोगों से हम डेटा इकट्ठा करेंगे फिर हम फाइनल डिसीजन लेंगे कि हमारे प्रोडक्ट में क्या चीजें हैं। मतलब ज्यादा लोग अच्छाई किए हैं प्रोडक्ट बेहतर है, ज्यादा लोग बुराई किए हैं तो प्रोडक्ट गड़बड़ है। और कुछ सजेशन भी लोग दिए होंगे कि ये आप सही करिए, तो हो सकता हो कि ज्यादा तो वही सजेशन दिए होंगे तो आप उस चीज को सही कर सकते हैं। तो यही चीजें हैं। तो अगर सर्वे कर रहे हैं तो क्या करना होगा, गो प्रिपेयर विद द क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क। सबसे पहले तो क्वेश्चन तैयार कीजिए जो आप सर्वे में लोगों से पूछने वाले हैं, ये भी बात सही है। दूसरा, स्पीक टू एटलीस्ट 20 पीपल टू गेट रिलायबल डेटा। कह रहे कम से कम 20 लोगों से बात करिए, वही प्रश्न पूछिए, तभी आपको सही डाटा मिलेगा। अगर आपने सिर्फ 2 लोगों से पूछा, हो सकता है एक को पसंद आए एक को ना पसंद आए, अब आपको किसकी बात सुनेंगे। सिंपल सी बात है, एक को पसंद आया एक को नहीं पसंद आया तो किसकी बात सुनोगे, आपको कैसे पता चलेगा आपका प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं। हो सकता है आपका दोस्त कहेगा प्रोडक्ट अच्छा है या आपका दुश्मन बोलेगा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। इसीलिए सही सर्वे तब माना जाएगा जब ज्यादा से ज्यादा लोगों से क्या कराया जाए, पूछा जाए। जब आपको पता है जब वोटिंग होती है तो वोटिंग के टाइम पे किसकी सरकार बनने वाली है, सभी न्यूज चैनल वाले अपना रिपोर्ट देते हैं। कोई कहता है कि 500 में 400 सीट इनकी आ रही है, कोई कहता है 400 में 300 सीट इनकी आ रही है। कम ज्यादा रहता है ना, लोग घूमते हैं जगह जगह, मार्केट में घूमते हैं, गांव में घूमते हैं और लोगों से बात करते हैं कि आपने किसको वोट दिया है, फिर उसी से वो एक डेटा तैयार करते हैं, तो वही सर्वे कहलाता है। ठीक है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करनी चाहिए, कम से कम 20 लोग, उससे ज्यादा है तो और बेहतर। उसके बाद प्यार से बात करना चाहिए, ठीक है, और गहराई से अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना चाहिए कि इस प्रोडक्ट में क्या अच्छी बात है, क्या बुरी बात है, क्या सुधार करें जो आपके लिए और सही रहे। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये सारी चीजें सही हैं। ऐसे में हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, हमारा आंसर डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी, क्योंकि सभी ऑप्शन सही हैं एक सर्वे के लिए। ठीक है, तो ऐसे में डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच इज द इंपॉर्टेंट स्केल टू इंप्रूव बिजनेस आइडिया। कह रहे हैं कोई बिजनेस आइडिया है तो उसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, देखिए पहला कह रहे हैं कस्टमर, कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी, फंड एंड गवर्नमेंट स्कीम, ऑल ऑफ द अबव। देखिए बिजनेस है तो बिजनेस को बेहतर करने में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उस पर वो कर सकते हैं, क्या इफेक्ट डाल सकते हैं। तो कैसे भाई, कस्टमर भी मायने रखता है बिजनेस के लिए, जो कंपटीशन हमारा है। ठीक है, जैसे हम अगर एक मोबाइल फोन बना रहे हैं तो हमें देखना है कि उतने पैसे में हमारा कंपटीटर क्या फैसिलिटी दे रहा है, तो हमें उससे बेहतर फैसिलिटी देनी पड़ेगी। टेक्नोलॉजी, नए जमाने के हिसाब से मशीनरीज वगैरह इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, अपडेटेड रहना पड़ेगा। और गवर्नमेंट से फंड और स्कीम्स की जो अलग अलग रोजगार, जैसे था ना सेटअप इंडिया, क्या था, स्टैंड अप इंडिया स्कीम थी, तो ऐसे गवर्नमेंट के फंड वगैरह यहाँ से मिलेगा तो हमें आसानी होगी, क्योंकि जो गवर्नमेंट से हमें फंड मिलता है उसमें सब्सिडी भी मिलती है, प्लस उनका ब्याज दर भी कम रहता है। तो ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है किसके लिए, एक बिजनेस, किसके लिए, एक बिजनेस आइडिया को बेहतर बनाने के लिए ये सारी चीजें जो है जरूरी है। तो ऐसे में फिर से हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, आंसर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और बीच में जब मुझे लगता है कि मैं थकने वाला हूं तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप नीचे कमेंट करें, जिससे अगली क्लास के लिए मुझे और मोटिवेशन आए कि नहीं यार जल्दी से क्लास बनाओ, लोगों को पसंद है ना, बच्चे सपोर्ट करते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ एनआईसी इज, फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, सिंपल सा बात है। तो यहां पर जो इसका फुल फॉर्म है ये है आपका नीड, इंटरेस्ट एंड कंसर्न। जो ये फुल फॉर्म है एनआईसी, ये एनआईसी बिजनेस से रिलेटेड है, इंटरप्रेन्योरशिप का चैप्टर चल रहा है, इससे रिलेटेड है। ठीक है, ये वो वाला एनआईसी नहीं है जो आपने इंटरनेट और वेबसाइट्स पे देखा होगा, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट को रन कराता है, जो सेंटर है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर समथिंग ऐसे रहता है उसका, तो वो भी एक एनआईसी होता है। तो वो एनआईसी नहीं है, ये एनआईसी बिजनेस से रिलेटेड है। तो इसमें हमें देखना होता है कि जो हम चीज बना रहे हैं, ठीक है, जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी जरूरत क्या है, ठीक है, लोगों का उसमें इंटरेस्ट कितना है, और उसमें क्या अच्छी या क्या बुरी है, या क्या चीजें ऐसी हैं जिसमें सोचना चाहिए। तो यहां पर एनआईसी का फुल फॉर्म है नीड, इंटरेस्ट एंड कंसर्न। ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, नीड, इंटरेस्ट एंड कंसर्न, आंसर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ यूवीपी? यूवीपी, ठीक है, यूवीपी को कहते हैं हम आपका यूटिलाइज वैल्यू प्रोडक्ट नहीं, आपके नहीं है, अंडर वैल्यू प्राइस भी नहीं है, यूनिक वैल्यू प्राइस भी नहीं है, ये है आपका यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन, ठीक है। यहां पर आपका होगा यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन होना चाहिए या प्राइस होना चाहिए, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है और मैं यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो को रोकूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट हो गया, इसमें और इसमें एक होना चाहिए बी और डी में, ठीक है। तो मुझे भी कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो गुस्सा नहीं होना है, वीडियो में रोक लेता हूं। चलिए, सही आंसर के साथ मैं आपके सामने आ गया हूं। अब गुस्सा मत होना, कभी कभी मैं भूल जाता हूं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया। एक्चुअल में बी वाला आंसर सही होगा, और ऐसा क्यों होगा मैं बता देता हूं। जो डी है ये आपका हटा देते हैं, लगभग मैं सही था, फिर थोड़ा फिर भी कंफ्यूजन हो गया। यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हम अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं मार्केट में, तो आपने देखा होगा, जैसे टेंडर का नाम आपने सुना होगा। गवर्नमेंट कहती है कि मुझे एक बिल्डिंग बनवाना है, ठीक है, गवर्नमेंट कहती है कि मुझे एक बिल्डिंग बनवाना है, और इसमें क्या होंगे मान लेते हैं 5000 स्क्वायर फीट का एक बिल्डिंग है, 5000 स्क्वायर फीट की एक बिल्डिंग बनवाना है गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट अब टेंडर देती है कि ये बनाना है। अलग अलग कंपनीज को कहती है कि आप अपना प्रस्ताव दीजिए हमें कि आप कितने में बना सकते हैं। अब कोई कंपनी कहेगी कि मैं इसको जो है 50 लाख में बनाऊंगा, ठीक है, कोई कंपनी कहेगी 55 लाख में बनाने वाले हैं, कोई कंपनी कहेगी 52 लाख में बनाने वाले हैं, ठीक है, और कोई कंपनी कहेगी 49 लाख में बनाने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि अपना ऑफर जो है एक तरह से सब लोग टेंडर फील करते हैं और एक वैल्यू फील करते हैं कि मिनिमम वो कितने में बना सकते हैं। तो हमें क्या होगा कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम एक मोबाइल फोन की कंपनी है हमारी मान लेते हैं, इतनी तो संभव है नहीं, फिर भी मानने में किया जाता है, ठीक है, हमारे पास एक मोबाइल फोन की कंपनी है, 4 GB रैम और 128 GB इंटरनल मेमोरी के साथ हम फोन लॉन्च कर रहे हैं, और इस फोन को इतनी मेमोरी के साथ एक फोन जो है किसी रियलमी कंपनी का मान लेते हैं, रियलमी कंपनी का फोन 10,000 में मिलता है, ठीक है, 10,000 में मार्केट में है। तो अब हमें कुछ ऐसी वैल्यू लानी पड़ेगी कि अद्वितीय मूल्य प्रस्ताव, कि हम ऐसा कुछ लाएं जैसे 9,800 रुपए का ला दें कि 9,800 में इतना यही सेम चीज मैं दे पाऊं और दूसरा कोई इतने में देने वाला ना हो। तो क्या होगा, मैं मार्केट में कंपटीशन में खड़ा रह पाऊंगा और कंपीट कर पाऊंगा। इसी तरह से यहां पर गवर्नमेंट किसको सेलेक्ट करेगी, जो सबसे कम में बनाने को तैयार होगा। यूनिक वैल्यू मतलब इसके जैसा कोई दूसरा ऑफर ही नहीं दे रहा, ठीक है, तो यही चीज है इसका मतलब यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन। यहां पर आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, कि ऐसा प्रस्ताव जो यूनिक हो, जो हम रेट लगा रहे हैं वो यूनिक हो, उतने में दूसरा कोई करने वाला ना हो। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या होगा, बी सही हो जाएगा। मैं कंफ्यूज इसलिए हो गया क्योंकि इसका भी लगभग वही मतलब है कि ऐसा प्राइस जो प्राइस में कोई वो ना करने वाला, इसलिए मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। चलो उसके बाद बात करते हैं फीडबैक। फीडबैक क्या होता है, इसमें हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। जैसे हम भी कोई भी काम कर रहे हैं, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप नीचे कमेंट करते हो कि सर आप अच्छा पढ़ा रहे हो, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो, तो ये क्या है, ये फीडबैक ही है। जो मैं काम कर रहा हूं और जिसके लिए कर रहा हूं वो बताता है कि ये मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, या कोई कमी है तो उसको सजेस्ट करता है कि इसको आप थोड़ा और सुधार लीजिए। तो ये क्या कहलाता है, ये फीडबैक कहलाता है, ठीक है। तो यहां पर आप आंसर देखिए, 4 आंसर है आपके सामने कि फीडबैक क्या है, सजेशन फॉर इंप्रूवमेंट, सुधार के लिए अगर आपको कोई सजेशन दे रहा है कि सर इस चीज को आप सुधार लीजिए, तो वो भी फीडबैक कहलाएगा। थिंग्स पीपल लाइक अबाउट द आइडिया, ऐसी चीजें जो आप जो दे रहे हो लोगों को, उसको लोग पसंद कर रहे हो, आपकी आइडियाज या आपकी जो भी प्रोडक्ट है उसको लोग पसंद कर रहे हो, वो भी फीडबैक ही कहलाएगा। थिंग्स पीपल डोंट लाइक अबाउट द आइडिया, अगर आपने कोई आइडिया या आप कोई बिजनेस कुछ भी आपका प्रोडक्ट है उसको नहीं पसंद कर रहे हैं, वो भी आपका फीडबैक है। पसंद कर रहे हैं तो भी फीडबैक है, नहीं पसंद कर रहे हैं तो भी फीडबैक ही कहलाएगा, और कह रहे हैं थोड़ा सुधार करिए तो भी फीडबैक कहलाएगा। ऐसे में क्या होगा, आंसर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है, आंसर डी सही हो जाएगा। फीडबैक मतलब यही होता है। जैसे आज मेरा एक क्वेश्चन गलत, मैं यहां पर कंफ्यूज हो गया, तो उस पर क्या है, नेगेटिव फीडबैक भी आ सकता है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्या है, व्हाट डज एस इन स्मार्ट। मैंने आपको स्मार्ट जो है स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि स्मार्ट जो है कहां इस्तेमाल होता है, उसके सभी अक्षरों के अलग अलग मीनिंग है। मैंने समझाया था आपको शुरू में ही, अगर आपने स्किप कर दिया था दोबारा वहां देखिए, ठीक है।
अब मैं यहाँ पर सिंपल बता देता, इसमें जो एस होता है, एस मतलब होता है स्पेसिफिक। ठीक है, आंसर ए सही है। एस मतलब पूछ रहा है कि स्मार्ट में जो एस है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है स्पेसिफिक। ठीक है, उसके बाद अगले पे देखते हैं। अगला पूछ रहा है एम, एम का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था कि मेजरेबल, जिसको मापा जा सके। आंसर सी सही हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए यहां समय कम लग रहा है क्योंकि मैंने शुरू में आपको सब बता दिया। उसके बाद ए पूछ रहे हैं, ए मतलब मैंने बोला था यहां पर एम्बिशियस नहीं है, अटेंडेबल था, अचीवेबल भी वही शब्द है। ठीक है, मतलब जिसको प्राप्त किया जा सके। ठीक है, जिसको प्राप्त किया जा सके, मैंने कहा था ऐसा टारगेट रखिए जिसको किया जा सके, शुरू मैंने आपको बता दिया था, तो ये भी आपका हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आर है, आर मतलब रियलिस्टिक, मतलब जो आप टारगेट या जो गोल सेट कर रहे हो रियल होना चाहिए, हवा हवाई नहीं होना चाहिए कि हमने सिर्फ सपने देख लिए कि हम इतना कर देंगे उतना कर देंगे। उतना ही हम सोचे जो रियल में संभव हो कि किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रियलिस्टिक। किसका मतलब हो गया, इस आर का मतलब हो गया। मैंने सभी शब्दों को बता दिया था, इनमें से कभी भी आपसे किसी एक का पूछ दिया है ना, तो मैंने इसलिए सभी क्वेश्चन ले लिए हैं जो इससे रिलेट करते हैं। उसके बाद आपका है टी, मैंने कहा था जो भी आपको काम करना है वो क्या करना है, टाइमली करना है, समय के अंदर कर लेना है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे पढ़ना है तो आज से शुरू करिए। ठीक है, तो यही चीज जरूरी है हमें करना। तो बिजनेस में भी ये चीज महत्व रखती है कि टाइमली किया जाए उस काम को। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट है आपका 4 पीस। देखिए 4 पीस दो तरह के होते हैं, यहां पर जो है ये अलग है। ठीक है, यहां पर ये मार्केटिंग का एक मॉडल है, प्रॉमिस, पिक्चर, ठीक है, उसके बाद क्या है, पिच। एक शब्द और बचता है, ये पी से अभी, पी से अभी, पी से, और एक और शब्द बचता है पी से, वो इसमें से है, तो ये आपका प्रूफ होता है। ठीक है, प्रूफ होता है कि जो आप अपने बिजनेस में प्रॉमिस कर रहे हैं, जो लोगों को दिखा रहे हैं और जो उससे रिलेटेड बात कर रहे हैं, उसको आप प्रूफ भी करते हैं। ठीक है, दिखाकर। ये क्या है, ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। किसके लिए ये मॉडल किसके लिए, मार्केटिंग के लिए। जब भी आप कोई सामान बेच रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो उसके मार्केटिंग के लिए जो रूल है इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 4 पीज होते हैं, एक और मार्केटिंग का 4 पी होता है, वो अलग है, और फिलहाल ये अलग है। प्रॉमिस, पिक्चर, पिच के साथ क्या होगा, प्रूफ। तो यहां पर आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर आपका बी सही रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने ही है। आगे के क्वेश्चन जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि एक जो क्वेश्चन में कंफ्यूजन हुआ था उस पर बहुत ज्यादा आप लोग माइंड नहीं करेंगे। ठीक है, अगर क्लास पसंद आई लाइक शेयर करना है, आपको कमेंट भी करना है। मैं सभी कमेंट्स एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के स्पेशली मैं रीड करता हूं। ठीक है, थैंक यू।